अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा पाकिस्तानी। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मुनीर हुसैन तुगल साहब। 2 प्रोग्राम आप ऑलरेडी इनके सेल्स के ऊपर देख चुके हैं। आज उसी सिलसिले की तीसरी ये सीरीज़ है और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि एक अच्छी कारोबारी शख्सियत कैसे बना जा सकता है, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकता है और एक अच्छा सेल्समैन जो है वो कैसे बन सकता है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। आपके कोई भी सवालात हों तो आप हमसे बराह रास्त पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? वालेकुम ठीक अस्सलाम ठाक? रहमतुल्लाह। सर आज के इस शो में हम बात करेंगे कि एक अच्छी भरपूर कामयाब कारोबारी शख्सियत कैसे बना जा सकता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है या एक अच्छा सेलमैन जो है वो, क्योंकि इन सब का मकसद बिजनेस विन करना है, तो इनके अंदर क्या खसूसियात होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, चूँकि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये न्यू कमर सेल्स के लोग हैं या एंटरप्रेन्योर है उनके लिए बूस्टर के तौर पे, एक कैटलिस्ट के तौर पे काम आने वाली चीज़ का है। तो उसमें कोई अपना बिज़नेस शुरू करता है या कोई नौकरी करता है। आम तौर पे जब लोग ग्रेजुएशन पहले करा करते हैं और अब मास्टर इन बिज़नेस एडमिशन करा करते हैं, तो उसके बाद 2 ऑप्शंस ही होती हैं कि या वो नौकरी पे चले जाते हैं और या वो एज़ एंटरप्रेन्योर का मतलब भी यही है कि अ पर्सन हू स्टार्टेड हिज बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, कि जो पॉइंट ज़ीरो से अपना बिजनेस शुरू करता है और जो डेफिनेटली पढ़ के आके सेल को जॉइन करते हैं, वो भी राह होते हैं। और जी, हम जी, बात कर अब रहे थे कि कोई भी इंसान जब फैसला करता है कि मैं अपना बिज़नेस एज़ अ एंटरप्रेन्योर शुरू करूँ या सेल की जॉब में आऊँ, तो डेफ़िनेटली उस वक़्त उसके लिए अपने रोज़गार को चलाने के लिए और प्रॉफ़िटेबिलिटी लाने के लिए कुछ ख़ास बातों का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे उसका अपर हैंड होता है कि वो एज़ अ बिज़नेसमैन या एज़ अ एंटरप्रेन्योर आ रहा है, तो वो लोगों के लिए रोज़गार प्रोवाइड कर रहा है, या फ़र्ज़ कीजिए कि वो नौकरी भी करने आता है, तो वो एक डिपार्टमेंट सेल का होता है और 4-5 सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वो उन सब के लिए भी रोज़ी का इंतज़ाम करता है। गोया दोनों सूरतों के अंदर आप दूसरों के लिए चूल्हा जलाने का मौजब बनते हैं। तो उसमें जैसे रीते ज़माना है कि कोई भी काम इंसान अगर करता है, तो वो अगर बेहतरीन तरीके से सीख कर करेगा, तो उसके लिए भी मुफ़ीद होगा और जो लोग उसके साथ कंसर्न हैं, अटैच्ड हैं, उसके लिए भी मुफ़ीद साबित होगा। तो डेफ़िनेटली आज हमने वो खूबियाँ और ख़ामियों की बात करनी है, जो एक सेलमैन को कामयाब करती है, कामयाबी से हमकिनार करती है या कभी-कभी उसकी हार का मौजू बनती है। या एज़ ए एंटरप्रेन्योर कोई इंसान अपना आके कारोबार शुरू करता है, तो कुछ अरसे के बाद वो दिलबर्दाश्ता हो जाता है और फिर उसको नौकरी पे जाना पड़ता है, या फिर उसका सफ़र जो होता है वो एंटरप्रेन्योर से टेक ऑफ पोज़ीशन की तरफ हो जाता है और वो कामयाब इंसान बनता है। बिल्कुल सही। तो सर इसके लिए कुछ आप क्या सजेस्ट करते हैं कि ऐसे लोग जो बिज़नेस में नए आ रहे हैं, एक स्टार्टअप बना रहे हैं, या वो जॉब की तलाश में किसी कंपनी को उन्होंने जॉइन किया है, तो उन्हें बुनियादी तौर पर, वैसे तो ये 2 अलग-अलग सवाल बनते हैं, मेरा ख़्याल है इनको अलग-अलग ही डील करें। एक तो जॉब के हवाले से पहले कर लें कि जॉब के हवाले से जो नए लोग नई जॉब जॉइन करते हैं, उन्हें किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए और अपने एनवायरनमेंट को कैसे समझना चाहिए, और फिर जो है जब वो सेल कॉल के लिए जाते हैं, तो तब उनको किन बातों का ख़्याल? मैं मोस्टली सेल्स पर्सन जो होता है ना, उसको एक बिज़नेसमैन कंसीडर करता हूँ। क्योंकि अगर सेल्स पर्सन एक नौकर बन के नौकरी करे, तो फिर उसमें और बाकी 4-5 डिपार्टमेंट जिनको हम सपोर्ट्स डिपार्टमेंट कहते हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन उसका एटीट्यूड जो है सेल्स पर्सन का, जब तक एक एंटरप्रेन्योर की तरह या एक बिज़नेसमैन की तरह वो नहीं होता है, तो वो उसके लिए सेल्स में वो टॉपर नहीं बनता है। उसके और आम एवरेज सा एक या गुज़ारा टाइम पास टाइप सेल्स पर्सन होता है। तो अगर किसी भी सेल्स पर्सन ने अपने करियर के बूम पे जाना है, तो उसके लिए उसका जो एटीट्यूड है,
वो एक एंटरप्रेन्योर की तरह, एक बिजनेसमैन एटीट्यूड की तरह होना चाहिए। तो मैं इसमें सबसे पहली बात जो मोस्टली कहता हूँ जो वो ये है कि इंसान का अपना जो गुमान और इत्मीनान है, वो जीत वाला होना चाहिए। कि वो ये सोच ले कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ, इंशाल्लाह ये काम मैंने करके आना है या मैंने करके छोड़ना है। मैं किसी भी सूरत में इसमें हार नहीं मानूँगा। और अगर वो इस एटीट्यूड के साथ जाता है, तो उसकी बॉडी टॉक ही डिफरेंट हो जाती है। वहाँ पे एक आम सी हम एक्सरसाइज करवाते हैं, यस और नो की, कि जब कोई कहता है हाँ, मैं काम कर सकता हूँ या हाँ में बोलता है, तो उसकी बॉडी आमतौर पे आगे को मूव करती है, यानी वो आगे बढ़ता है। और जब भी किसी काम को देख के वो नो करता है, तो ही मूव्स बैक, तो वो वापस हटता है, पीछे को हटता है। तो जब भी आपने कुछ करने का ठान लेना है, तब आप वो खुद को ये मैसेज दें कि शाबाश तुम कर सकते हो। और ये वो मोटिवेशन है जो उसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त टूल बनती है, उसकी जीत के लिए, उसकी कामयाबी के लिए, उसको उस प्रोजेक्ट को करने के लिए, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए या अपना जो भी उसका मकसद है, उसको पाया तकमील को पहुँचाने के लिए। लेकिन होता क्या है कि आम तौर पे इसका नेगेटिव भी हम साथ-साथ डिस्कस करते हैं कि लोग जो सेल्स में कामयाब नहीं होते, जहाँ एंटरप्रेन्योर के 1-2 साल की इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो हिम्मत हार जाते हैं। उनके यहाँ एक आम सी बात होती है कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं मैं नहीं ये कर सकूँगा। ऐसी खुद कलामी के वो कलमात अपने साथ बोलता है और ये एक ऐसी नेगेटिव चार्ज उसके लिए होता है कि वो काम कर भी सकता है, तो वो कर नहीं पाता। उसकी भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे वो कुछ ऐसे लोगों में घिरा हुआ है, ऐसी महफ़िल, ऐसी दोस्ती है उसकी कि जिसकी नेगेटिव थिंकर्स हैं। वो कोई भी काम करने के लिए आप सोचते हैं, करते हैं, प्लान करते हैं, तो वो कहते हैं नहीं ये तो नहीं हो सकता यार। उसकी जो नेगेटिविटीज़ हैं, उसमें जो क्रिटिसिज़्म है, वो उसके डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। और ये डेफ़िनेटली एक ह्यूमन साइकी है कि जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो फिर आपकी वहाँ हिम्मत नहीं बनती कि वो काम आप करने के लिए जाएँ। और अगर चले भी जाते हैं, तो टूटे-फूटे इरादे के साथ ज़हन, दिल और दिमाग के साथ जाते हैं, तो उसमें कामयाबी की रेशो आपकी बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल सही। अब ये भी इसमें थोड़ा-सा ये आपने मोरल के हवाले से आपने बात की है। अगर हम देखें तो उसमें बिहेवियर इंसान का जो दूसरों के साथ इंटरैक्शन है, वो कितना काउंट करता है? दूसरों के साथ इंटरेक्शन तो इसमें लाज़मी बात है कि वो आपके लिए एक या स्पीड ब्रेकर के तौर पे काम करता है या आपको वो पुल पुश देता है। कि अगर आप ऐसे लोगों के साथ टीम अप होते हैं, जो अचीवर्स हैं, जो अवार्ड विनर्स हैं, जो आपको एप्रिशिएट करते हैं, जो पॉजिटिव थिंकर्स हैं, जो वे आउट निकालते हैं, जो सॉल्यूशंस देते हैं, तो तब आपका एटीट्यूड और होता है। फिर आपका मोरल जो है वो बूस्ट करता है और फिर आपकी अचीवमेंट जो होती है वो यकीनी होती है। फिर आपके नाकाम फेल होने का चांस कम से कम होता है। लेकिन अगर ऐसे लोगों के अंदर बैठ रहे हों जो खुद भी अचीवर ना हो, काम करने की आदत ना हो और वो खुद नाकाम जिंदगी गुजार रहे हों, तो फिर इंसान का जो मोरल है वो डाउन होता है। तो वहां पे आके वो ये सोचता है कि नहीं, ये मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि मतलब जॉब के ऊपर ही है, सेल में है, तो वो इंतजार कर रहे होते हैं लंच टाइम का। लंच टाइम आम देखिए 9 बजे कोई दफ्तर गया है, तो 1 से 2 आम तौर पे दफातर में लंच टाइम होता है। तो उसने ऐसे लोगों के साथ उठ के बैठेगा है, जो इसके इंतज़ार में है कि लंच टाइम आ जाए। अब लंच टाइम जब आ गया, उसने सेल कॉल पे जाना था, उसने कहा अच्छा लंच के बाद जाता हूँ। अब लंच के बाद अगर फ़र्ज़ करिए वो 1 डेढ़ बजे, 2 बजे, ढाई बजे वापस आया है और 5 बजे छुट्टी होनी तो टाइम भी बड़ा थोड़ा बचता है। कहता है अच्छा आज का दिन तो गुज़र गया, अब मैं कल जाऊँगा। तो गोया उसने अपनी टाइम मैनेजमेंट सही नहीं की है और वो दोनों मराहल के अंदर अपनी सेल्स पे निकला नहीं है। क्यों? कि वो ऐसे लोगों के बीच में स्टक रहा है कि जिनका खुद भी इरादा काम करने का नहीं होता, वो ऐसी महफ़िल, ऐसे जुमले, ऐसी बातें करते हैं कि वो उसको भी उलझाते हैं, वो अपनी सेल कॉल्स के ऊपर जा नहीं रहा है। गोया उसका वो रिदम नहीं बनता है। रीज़न बिहाइंड
उसकी वो महफ़िल होती है और वो पुख्ता यकीनी नहीं, पुख्ता अरादी नहीं होती उसकी, इस वजह से वो काम नहीं कर पाता। जी, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। मैं एक ज़िमनी सवाल मेरे ज़हन में आया है कि जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरों पे इल्ज़ामात लगाते और शिकायत करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बिज़नेस विन नहीं हुआ, तो बजाय इसके कि हम अपनी ख़ामी तलाश करें और उसकी रीज़न तलाश करें, हम ये इल्ज़ाम चुप करके दूसरों के सर पे लगा देते हैं कि फलाँ बंदे की वजह से ऐसा नहीं हुआ या फलाँ वजह से ऐसा नहीं हुआ। कुछ ना कुछ हम रीज़न्स तलाश कर लेते हैं। तो ये बिहेवियर जो है ये कितना काउंट करता है और इसको हम बेहतर कैसे बना सकते हैं? जो कामयाब बिज़नेसमैन जितने भी हैं, आप उनको उनकी हिस्ट्री उठा के पढ़िए। कामयाब सेल गुरु जितने भी हैं, सेल के अचीवर, अवार्ड विनर जितने भी हैं, वो जब भी कभी नाकाम होते हैं किसी भी वजह से, उनकी उसमें विल, एफर्ट्स, शमूलियत हो, ना हो, वो उसको उसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं। वो कहते हैं, "ये काम हो सकता था, मेरी वजह से नहीं हुआ।" और अगर वो उसको विन कर जाते हैं, तो वो अपनी टीम का, अपने माहौल का, अपने इर्द-गिर्द का, अपने मुल्क की हालात का और बहुत सारी चीज़ों का किरदार उसके अंदर गिनते हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि आप जिस सिचुएशन के भी अंदर हैं, वो आप ओन करते हैं या उसको उठा के किसी और के ज़िम्मे डालते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग जो हैं, वो कहते हैं ये काम मैं कर सकता था, फलाँ बंदे की वज़ह से मैं नहीं कर पाया और उसको उसका ज़िम्मेदार अपनी ज़िम्मेदारी ख़त्म करके उसको उसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं। अगर वो इसी रवश के ऊपर चलता रहे और ज़िम्मेदारी ना लेता हो, ज़िम्मेदारी नाकामी की वज़ह किसी और को बनाता रहे, तो नेचर के असूल बड़े सख़्त हैं। बंदों के असूल इतने सख़्त नहीं हैं। इवन दैट कि अल्लाह के असूल भी कहीं न कहीं अल्लाह बड़ा मेहरबान है, रहीम है, करीम है, वो मामलात रिलैक्स कर देता है। लेकिन नेचर का आप जितने भी रूल्स पढ़ते हैं, देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, मुशाहिदा है आपका रोज़ाना का, वो अपने असूलों से थोड़ा भी पीछे नहीं हटता। तो गोया अगर कोई अपना काम ध्यान से नहीं करता, तो नाकामी उस यकीनी है उसकी। मिसाल के तौर पे पंजाबी में इसकी कहावत है कि जेड़ा बंदा खेत वल ना जाए, वो खेत साई नू खाए। अगर वो अपने सेल्स के प्रोजेक्ट के ऊपर है, अगर वो अपना एंटरप्रेन्योर है, तो वो उसकी टेक केयर उस एफर्ट्स के साथ नहीं कर रहा, ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा, तो वो 1-2 चांस कुदरत उनको देती है, नेचर उसको आज़माती है। लेकिन 1-2 चांस के बाद ही उसके पास जो सरमाया है, जो उसके पास वक़्त है, जो परफ़ॉर्म करने का टाइम है, वो एग्ज़ॉस्ट कर जाता है और फिर वो नाकामी का मुंतज़िर होता है। कुछ ही अरसे के बाद उसको मुलाकात हो जाती है नाकामी के साथ। अगर उसको कामयाब बनना है, तो उसका थंब रूल है कि जो भी वो काम कर रहा है, दोनों सूरतों के अंदर कामयाबी है या नाकामी है, उसका ज़िम्मेदार दोनों सूरतों में वो है। हाँ, अवार्ड-रिवार्ड के अंदर बहुत सारे और लोग आ सकते हैं और डेफ़िनेटली उनका हिस्सा भी होता है जितने सपोर्टिव लोग होते हैं। लेकिन हमें इससे जान नहीं छुड़ानी। किसी और के ऊपर इल्ज़ाम धर के हम अपना सेल टारगेट अचीव नहीं करते। हमने एज़ ए बिज़नेसमैन जो एक टारगेट बनाया है कि मैंने 2 साल या 3 साल के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुँचना है और फिर इंशाल्लाह उसके बाद मेरी प्रॉफ़िटेबिलिटी शुरू हो जानी है। वो 4 साल, 6 साल तक भी नहीं पहुँचती है। तो जब तक वो उसको ओन करके काम नहीं चलाएगा, अपने खेत की खुद हिफाज़त नहीं करेगा, तब तक कामयाबी उसको नहीं मिल सकती। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। एक कमेंट आया है डॉक्टर फ़ज़ल महमूद हैं, हमारे उस्तादों में से हैं, बहुत बड़े लीडरशिप के कोच हैं और 20 साल से कोचिंग कर रहे हैं। बहुत ही पढ़ी-लिखी शख्सियत हैं। मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, सुन रहे हैं और उन्होंने कहा है कि व्हाट इज़ द डेफिनिशन ऑफ सेल्स? ये वैसे हमने पहले प्रोग्राम के अंदर इसके ऊपर बात की थी। सिंपल डेफिनेशन जो सेल्स की है ना जी, वो तो ये है कि आपके पास कुछ गुड्स या सर्विसेज अवेलेबल हैं और वो गुड्स या सर्विसेज एक सर्टेन अमाउंट के एंगेस्ट, एक बेनिफिट के एंगेस्ट, एक प्रॉफिटेबिलिटी के एंगेस्ट आप किसी को बेचते हैं। लेकिन जितना सादा मैंने इसको कहा है, ये इतना सादा है नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। जैसे कि पहले हमने पहला जो
प्रोग्राम किया था वो इसकी प्रोसेसिंग के ऊपर किया था कि ये एक बिल्कुल तैयारी है बंदे की। बेसिकली कोई भी चीज जब कोई भी सेलमैन बेचने जाता है, आई होप कि इंशाल्लाह ये मेरे साथ इस बात पे डॉक्टर साहब इत्तेफाक करेंगे, तो वो चीज, वो प्रोडक्ट, वो प्रोजेक्ट नहीं बेच रहा होता, वो खुद को बेच रहा होता है वहां के ऊपर। अगर वो खुद उसके लिए तैयार है, वेल इक्विप्ड है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उसके पास, तैयारी के साथ है, एटीट्यूड के साथ है, तो फिर वो उसकी सेल्स करता है, तब सेल्स का लफ्ज मुकम्मल होता है। अगर इन सारे मसालों में से कोई भी एक मसाला कम डालता है तो वो उसकी रेसिपी कंप्लीट सेल्स की नहीं होती है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। और एक चीज़ मैंने ये भी नोट की है कि इस पे मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करें। कंपैरिज़न जो है बिज़नेस का दूसरे अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ, या एक सेल्स पर्सन का अपने दूसरे सेल्स पर्सन के साथ, टीम मेंबर के साथ कंपैरिज़न करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और अगर करना चाहिए तो उसका तरीक़ाकार क्या है? किन पॉइंट्स पे कंपैरिज़न जो है वो बनता है और करना चाहिए? किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए? अच्छा, कंपैरिजन एक ऐसी खूबी है जिसको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इसके बगैर भी गुजारा नहीं है, और ये एक हद तक करनी चाहिए, उससे ज्यादा जब एक्सीड करती है तो वो वबाले जान बन जाती है किसी भी इंसान के लिए आम जिंदगी के अंदर। मिसाल के तौर पे हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको डिस्कस करें, तो हमारा दुनियादारी का तरीका ये है कि हम ऊपर को जब देखते हैं तो हम माल और असबाब के लिहाज से देखते हैं कि कौन कितना माल इसबाब वाला है, हम उतना ही उसको नसीबों वाला समझते हैं, इतना ही उसके ऊपर शक करते हैं। जबकि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उसका फार्मूला ये है कि उसके तकवे के लिहाज से उसको देखा जाए। सेम मैं सेल्स ट्रेनिंग के अंदर भी ये बात करता हूँ कि अगर आपने किसी को फॉलो करना है, किसी को कॉपी करना है, पंजाबी में इसको रीस कहते हैं, रीस करनी है किसी की, किसी चीज पे रशक करना है आपने, तो वो उसके पॉजिटिव चीजों के साथ आप करें। मिसाल के तौर पे सेल्स के अंदर पॉजिटिव क्या चीज हो सकती है? बहुत सारे लोग जब कोई चीज विन करते हैं, टारगेट्स विन करते हैं, कोई टारगेट विन करते हैं, कोई अचीवमेंट करते हैं, कोई रिवार्ड उनको मिलता है, तो जो एक बंदा होता है, देखिए उसके नीचे सैकड़ों लोग होते हैं, या एक सूबा होता है, या नेशनल लेवल के ऊपर लोग होते हैं, जोन होती है, तो वो जितने भी लोग हैं वो उसका पॉजिटिव कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? बड़ा सिंपल सा है कि वो कहें कि इंशाल्लाह मैं इसकी अच्छी आदत को अपनाऊंगा, उनको कॉपी करूंगा, और फिर इनसे बेहतर नेक्स्ट ईयर में परफॉर्म करूंगा, और ये अवार्ड इंशाल्लाह मैं लूंगा। मैं इनसे अच्छे टारगेट्स अचीव करूंगा, मेरे रेवेन्यूज, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी इनसे अच्छी होगी। तो ये बिल्कुल कंपैरिजन करने की इजाजत है। लेकिन प्रैक्टिकली सॉरी टू से हम अपनी जिंदगी में, रोजमर्रा के मुशाहदात में इसके बिल्कुल उल्टा देखते हैं। हम करते क्या है कि अगर किसी ने अचीवमेंट कर ली तो हम कहते हैं कि नहीं, ज्यादती हो गई, अगर ये ना करता तो एटलीस्ट हम बराबर तो होते ना। अब मेरी एग्जिस्टेंस, अब मेरा सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है इसकी वजह से। मिसाल के तौर पे एक साहब का एक वो बड़ा मशहूर सा मामला है कि उसका बेटा एग्जाम दे के आता है मैट्रिक के, तो वो उसको पूछता है कि बेटा पेपर कैसा हुआ, तो वो ढीले से मुंह के साथ कहता है बस जी इतना अच्छा नहीं हुआ। तो जरा वो डाउन हो जाता है और फट से उसके दिमाग में सवाल आता है, अच्छा दूसरों का कैसा हुआ? कहते नहीं उनका तो मुझसे भी बुरा हुआ। कहता वेल डन, बहुत अच्छा, जबरदस्त काम किया आपने। हालांकि उसने उसमें कुछ भी नहीं किया। हमारा क्या कंपैरिजन है कि हमारे साथ के लोग जो हमारे साथ काम करने वाले हैं, जिनसे हम बिजनेस करते हैं, जहां हम compete करते हैं, जो हमारी टीम है, वो किसी न किसी वजह से हमसे पीछे होनी चाहिए। उनका हक है कि वो मुझसे आगे आए, वो मुझसे, उनकी अचीवमेंट अच्छी हो। हाँ, मैं अपनी एफर्ट्स को बढ़ाऊं, ये पॉजिटिव कंपैरिजन है। हमारे यहाँ आम जिंदगी की बातों के अंदर भी उल्टा कंपैरिजन चलता है। मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने कोई बड़ी मेहनत करके, तगोदो करके वो से कि होंडा सिटी गाड़ी लेके आ गया,
ब्रांड न्यू चमचमाता हुआ बड़ी खुशी के साथ अपने घर में आया, अभी मेरे बच्चे आज देखेंगे, मेरी बीवी देखेगी, एक नई होंडा सिटी में लेकर आया हूँ। लेकिन जो ही घर में पहुंचा तो उनकी मिसेस ने और उनके बच्चों ने बताया कि खालू जी मर्सिडीज लेके आया। अब खालू जी की मर्सिडीज सुनते ही सबकी हवा खत्म, वो खुशी मात पड़ गई। जो उन्होंने होंडा सिटी को एंजॉय करना था, अभी तो उसमें बैठना था, बैठ जाना था, खाना खाना था, एंजॉय करना था, वो सब खत्म हुआ। तो हमारे पास जो चीजें अवेलेबल होती हैं, जो अल्लाह का दिया हुआ होता है, जो मयस्सर होता है, जो अल्लाह ने आपको नवाज रखा है, हम उसको भी एंजॉय करने से चाहते हैं। तो हम्म, सेल्स के आप बंदे हैं या आप एंटरप्रेन्योर है, मैं सेल्स और एंटरप्रेन्योर को आज इसलिए साथ-साथ लेके चल रहा हूँ कि इन दोनों का काम एक ही है। वो जब भी कंपैरिज़न करे, अगर से कि वो किससे नीचे है, तो वो कहे हाँ, मैंने बेस्ट अपना काम किया है, लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई खामी, कोताही मुझसे रह गई है। जो मेरे से बेहतर परफ़ॉर्मर है, जिसने अच्छा मेरे से कारोबार किया है, जिसकी अचीवमेंट सेल्स में मुझसे अच्छी है, मैं उसको स्टडी करता हूँ। मैं उसके पॉज़िटिव चीज़ें लेता हूँ और जहाँ कमी रह गई है, उसको इंशाल्लाह मैं पूरी करता हूँ। आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर मुझे। जी, मैं माज़रत चाहता हूँ, माइक ऑफ था। ये बताइएगा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ये कितनी फ्रूटफुल होती है एक सेल्समैन के बिल्कुल, लिए हम या यही बात कर रहे थे कि दुनिया में 2 ही चीज़ें हैं, या ब्रेनस्टॉर्मिंग है या ब्लेमस्टॉर्मिंग है। या तो लोग बैठ के आइडियाज़ डिस्कस करते हैं या बैठ के दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। तो कहीं भी कोई भी लेवल है, वो घर का लेवल है, वो शहर का लेवल है, वो मुल्क का लेवल है या किसी कॉन्टिनेंटल लेवल पे जाके भी आप चीज़ों को डिस्कस करते हैं, तो जिस लेवल पे भी आप हैं, कॉन्टिनेंट हो या घर हो, एक यूनिट से सारी चीज़ें फर्दर-फर्दर बनती हैं। तो जहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, वो अगले स्टेप के ऊपर जाता है, वो ग्रो करता है, उसमें पॉज़िटिविटी आती है, उसकी सारी चीज़ें सफ़र जारी रहता है अपने अरूज की तरफ। और जहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, वो सिमिलरली या तो अपने अरूज की हद को छू चुका है और अब उसने रिसेशन की तरफ मूव करना है, या उसने अरूज का सफ़र ही तय नहीं किया है। तो बेहतरीन तरीका क्या है कि जो अच्छे लोग होते हैं, प्रोडक्टिव लोग होते हैं, वो जब भी बैठते हैं, वो आइडियाज़ की बात करते हैं। वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। वो अपने ख़्यालात डिस्कस दूसरों से करते हैं, अपने ख़्यालात का इज़हार करते हैं। लेकिन जो लोग पीछे को जाते हैं, वो लोग जब भी बैठते हैं, तो वो अपनी नाकामियाँ जो होती हैं, उनका ब्लेम किसी और के ऊपर लगा रहे होते हैं। अगर किसी ने भी अच्छा सेल्स पर्सन अचीवर बनना है, सेल्स गुरु बनना है, जो वक़्त के साथ-साथ अल्लाह सबको बनाता है, सबका वक़्त आता है, सब अपने-अपने टर्म पे प्ले करते हैं और अपने पीक पे आते हैं, तो वो अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग की खूबी को कभी ना छोड़े। जिस भी स्टेज के अंदर है और जितना भी उसने अचीव किया है, उसके अंदर मज़ीद वुसअत जो है, वो मुमकिन है। क्योंकि ये अल्लाह ने एक ऐसी मशीन इंसान को बनाया है कि जिसकी सैचुरेशन पॉइंट कभी आता ही नहीं है। वो जब भी कोई भी काम करे, वो अब बॉडी बिल्डर हो, बॉडी बनाने लगे तो एक से बढ़ के एक बॉडी बिल्डर आपको नज़र आएगा। उसके खूबसूरत कट नज़र आएँगे, वो ज़बरदस्त उसकी लगता है कि जैसे किसी ने एक-एक चीज़ जोड़ के बनाई है। अगर आप किसी को बिज़नेस के अंदर देखें, तो अगर आप कोशिश करें, लोगों को ढूँढना शुरू करें, तो एक से बढ़ के एक हीरो आपको मिलेगा। अगर आप किसी गेम वाले को, किसी एआई वाले को, किसी आईटी वाले को डिस्कस करें, तो वो रोज़ कोई नई चीज़ आपको देगा। आप इंसानी एक अल्लाह इस मशीन के अंदर ऐसी ज़बरदस्त खूबी है कि इसको जो-जो आप इस्तेमाल करते हैं, ये बढ़ती जाती है। किसी भी से जिस्मानी तौर पे करें, रूहानी तौर पे करें, ज़हनी तौर पे करें, और जो-जो जिस चीज़ को आप छोड़ते हैं, वो रिड्यूस होती जाती है। तो सब ये कोशिश करें कि मैं और अच्छा काम कर सकता हूँ, जिस भी स्टेज के ऊपर है, जो भी काम कर। जी, ये जो सोने जागने की हैबिट्स होती हैं, ये आपके बिजनेस के ऊपर या आपकी सेल्स के ऊपर कितना इफेक्ट करती हैं? इंसान की जो डेली रूटीन होती है। रजत साहब, कोई भी जब
कुछ ज्यादा करना चाहता है, कुछ बढ़ के रिजल्ट देना चाहता है, हमने लास्ट डे जिक्र किया था कि 13 की दर्जन देना चाहता है, तो वो औसत काम करके नहीं आता। अगर आपको औसत काम करना है तो आपका शुमार उन 70%, 70-75% लोगों के अंदर ही होना है जो औसत काम करते हैं, उनका औसत का काम है। अगर आप अपने आप को टॉप 5% लोगों के अंदर रखना चाहते हैं, तो वो काम भी आपको टॉप 5% लोगों वाले करने हैं, और वो टॉप 5% लोग जो होते हैं, उनकी कुछ आदत होती है। मिसाल के तौर पे वो अपने काम पे जल्दी जाते हैं, और काम पे जल्दी जाने के लिए आपको जल्दी उठना पड़ता है, और जल्दी उठने के लिए आपको जल्दी सोना पड़ता है। एक उसकी पूरी तरतीब है। जब उस तरतीब के साथ इंसान प्लान करता है, तो सबसे पहले वो इंसान प्लान्ड इंसान बनता है। जब वो प्लान्ड इंसान बनता है, तो उसकी प्लानिंग ने ही प्ले करना है, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर है। अगर वो उसको प्लान नहीं करेगा, अपने 24 आवर्स को प्लान नहीं करेगा, बिल्कुल सोए, बिल्कुल वो सैर-सपाटे करे, अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करे, लेकिन प्लानिंग के साथ अगर जो स्पेसिफिक टाइम आपने किसी काम के लिए दिया हुआ है, अगर वो उसको मिस करेगा, तो वो अचीवर कभी नहीं बनेगा। जिसने बेस्ट अचीवर बनना है, वो जल्दी उठे, खिलाड़ी है, वो 4-5 बजे ग्राउंड में पहुंचा होता है, वहां डंड बैठ के लगा रहा होता है, और मैं ऐसे बहुत सारे बेतहाशा लोगों को 10 बजे 11 बजे कॉल कर रहा हूँ, वो सो रहे होते हैं। तो जब आपने सोना है, तो आपके रिजल्ट्स भी फिर सोने वाले होने हैं, या आपकी टाइमिंग ऐसी है उसके ऊपर, जहाँ पे आपकी शे के कोई इंटरनेशनल टाइमिंग के साथ मैच कर रही है, तो वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो आप अपने काम पे जब जाते हैं और जब उठते हैं, तो उसके बीच में भी एक लंबा काम है। मिसाल के तौर पे आप उठे, आपने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए आपने नमाज पढ़ी है, आपने से के मॉर्निंग वॉक की है, आपने उसके बाद खुद को तैयार किया है, आप सबसे पहले दफ्तर में पहुंचे हैं। तो आपका काम करने का स्टाइल और आपका डेस्क वर्क जो है, उसमें और जो आए 9, सवा 9, साढ़े 9, और फिर उन्होंने 15 मिनट चाय पीनी है, फिर उन्होंने अपने डेस्क को चेक करना है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। लेकिन ये सारे काम, ये सारी अचीवमेंट आप तभी कर सकते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज़, अरेंज करें, और टाइम मैनेजमेंट करके आप चलें। तो जो सुबह उठने वाले लोग हैं, उनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक भी है कि जो लोग सुबह उठ के अपने कामों को जाते हैं, या वो कारोबार जो सुबह के टाइम पे जल्दी शुरू होते हैं, अल्लाह की खास बरकत होती है उनके अंदर। अब आप काम करने वाले हैं या काम करवाने वाले हैं, या आप नौकरी वाले हैं या आप बिजनेसमैन हैं, तो जो लोग सुबह जाते हैं, जितने भी सेल के लोग, जो टीम लीडर्स, मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स सुबह जाने के आदी होते हैं, उनकी सारी टीमें सुबह टाइम पे पहुंचती हैं। और जो हैबिचुअल होते हैं, डिलेर होते हैं, लेट डे स्टार्टर होते हैं, उनकी टीम्स भी उसी तरह से है। जी दोस्तों, मुनीर हुसैन दुगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आपके कुछ सवालात हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, और उनका नंबर जो है वो भी स्क्रीन पर बार बार डिस्प्ले हो रहा है। आप उनसे डायरेक्टली रब्ता भी कर सकते हैं, और प्रोफेशनल ट्रेनर हैं, सेल्स के शोबे के माहिर हैं, और मुझे लगता है कि हज़ारों साल का इनका तजुर्बा है, और इनसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप सीख सकते हैं। ज़रूर सीखिए, ज़रूर इनसे बातचीत कीजिए, और अगर आप इनको अपना दोस्त बना लेंगे, इनके साथ एक कप चाय पी लेंगे, तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाएंगे। मुनीर साहब, ये बताइएगा कि आखिर में हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा 2-4 मिनट पहले ही ऊपर चला गया है, 30 मिनट से, और मैं चाहूँगा कि आप जो नए सेल्स के शोबे को ज्वाइन करने वाले लोग हैं, या नए स्टार्टअप हैं, उनको कोई नसीहत, कोई ख़ास बात जो आज के हवाले से रह गई हो, वो ज़रूर उनसे शेयर करें। अच्छा, अगर आपके लिए ये मुमकिन हो कि कुछ लोग, मैंने देखा है कि वो
आधा काम करते हैं, अधूरे काम के आदी होते हैं। आधा काम करेंगे, उसे छोड़ के फिर कोई और शुरू कर देंगे, फिर उसे छोड़ के कोई और शुरू कर देंगे और सारे काम जो हैं वो अधूरे, 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 अधूरे रहते हैं, तकमील तक नहीं पहुँचते। तो इस पे भी अगर थोड़ी-सी रोशनी जाते-जाते डाल दें। जी, बिल्कुल, हमारा अब शुरू जहाँ से हमने ये ट्रेनिंग सेशन शुरू किए थे, वो ये था ही सेल क्लोजिंग प्रोसेस। तो वो प्रोसेस क्लोज़ ही तब होता है जब आप उसको अधूरा नहीं छोड़ें। कोई भी काम आप करते हैं, तो उसमें नाकामी की वजह ही ये होती है कि जब आप उसको पूरा नहीं करते हैं या क़ब्ल अज़ वक़्त थक जाते हैं आप, या आप उसके जितने स्टेप्स होते हैं, वो पूरे नहीं करते हैं, तो वो वजह बनती है नाकामी की। सेल्स वाले जो होते हैं, देखिए, उन्होंने जब भी कोई अपॉइंटमेंट की करनी है, उन्होंने कोई सेल प्रोसेस करनी है, तो जितने वो सारे उसके स्टेप्स फॉलो करते-करते एंड में सेल को एग्ज़ीक्यूट नहीं करेंगे, तो वो उनको कोई फ़ायदा नहीं है उस सारी एक्सरसाइज़ का। वो सिर्फ़ वक़्त का ज़िया है, उन्होंने अपना भी किया है और जिसके लिए उन्होंने रिज़ल्ट्स लाने थे, उनका भी किया है। सेम इस तरह से बिज़नेसमैन है, तो वो कोई भी कारोबार कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, वो नया है, वो पुराना है, या न्यू कमर्स एंटरप्रेन्योर्स की जो हम बात कर रहे हैं, तो वो जो भी टास्क लेते हैं, उस टास्क को स्टेप बाय स्टेप ए टू ज़ी जब तक वो नहीं करेंगे, तो उसके खातिर ख़्वाह बेहतरीन नताइज आ ही नहीं सकते। और जब हमने उसके पूरे प्रोसेस किए नहीं है, जैसे कि उसको 10 स्टेप पे या 5 स्टेप का प्रोसेस था, तो हमने उसको आधे स्टेप्स के ऊपर छोड़ दिया अधूरा, तो वो उसका कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट सेल क्लोजिंग प्रोसेस हुआ ही नहीं है, तो नताइज उसके आ नहीं सकते। तो इसलिए जो भी काम आप करने जा रहे हैं, अगर आप उसको पाया तकमील को पहुँचा के, अपनी बेस्ट एफर्ट्स इनपुट करके फिर नताइज देखिए होते क्या है। और ये हकीकत है कि अल्लाह का अपने बंदे के साथ ये वादा है कि वो काम करे और मैं उसके नताइज कैसे रोक सकता हूँ। दुनिया के अंदर भी आप देखें कि जब आप मुसलसल परफॉर्मर होते हैं, एग्जीक्यूटर होते हैं, चाहे किसी को आपसे अल्लाह वास्ते का बैर हो, वो 1, 2, 4 बार आपके साथ इस तरह से कर सकता है, लेकिन आखिरकार उसको शर्म आ जाती है कि यार ये तो वाज़ ही नहीं आता परफ़ॉर्म करने से। ये तो टॉप परफ़ॉर्मर है, लोग देखेंगे तो मुझे क्या कहेंगे? तो वो कायनात का जो मालिक है, जिसने ये सब कुछ हमें दिया और सिखाया है, हम उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम कोई काम करें, कोई एफर्ट्स इनपुट करें कि वो कायनात की सारी रिसोर्सेज़ जो हैं, वो हमारे उस अधूरे ख्वाब को पूरा करने के लिए ना चल पड़े। तो इसलिए जो भी सोचें, उसमें दिल में ये गुमान करें कि इंशाअल्लाह मैं ये काम करके छोड़ूँगा। क्योंकि मेरी इज़्ज़त ही इसके अंदर है। कोई मुझे कहे ना कि ये काम शुरू ज़रूर करता है, लेकिन ख़त्म नहीं कर पाता, और फिर ख़त्म करेंगे तो नताइज आएँगे, क्योंकि देखिए जितने भी मामलात हैं, उनका नतीजा एक ही बात के ऊपर है, वो उसकी रेवेन्यू प्रॉफ़िटेबिलिटी है। अगर वो रेवेन्यू प्रॉफ़िटेबिलिटी आ रही है, तो उससे सारे काम आपके बेहतरीन होंगे, आप दुनिया के बेहतरीन इंसान बनेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया मुनीर हुसैन दुग्गल साहब, आज आपने हमें टाइम दिया और इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम किसी और प्रोग्राम में, किसी और टॉपिक पे या इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, आपसे सीखते रहेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। नाज़रीन, मुनीर हुसैन दुग्गल साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज हमने एंटरप्रेन्योरशिप पे बात की है। मैं उन सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा। अ, उन सब दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें कमेंट्स किए, जिसमें नज़र साहब हैं, नज़र पॉइंट से, और डॉक्टर फ़ाज़ हैं, और हमारे साथ शाहिदा उर्फ़ी साहिबा मौजूद रही हैं। तो आप सब साथियों का शुक्रिया, और वो लोग जो बाद में देखेंगे, कोई भी सवाल हो, अ, मुनीर हुसैन दुग्गल साहब का नंबर स्क्रीन पे मौजूद रहा है। आप इस वीडियो को जब भी देखें, आपको नंबर नज़र आ जाएगा, आप उनसे डायरेक्ट राब्ता भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। राजा पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अपना, सारे पाकिस्तान का और तमाम इंसानों का ख़्याल रखिएगा। रब रखा पाकिस्तान ज़िंदाबाद।